हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक संधि। ठीक है, आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें हिंदी पूछा जाता है तो संधि के प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हम बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ में और कंसेप्ट के साथ में। ठीक है, तो कंसेप्ट और ट्रिक दोनों हमको ध्यान रखना है। नियम भी मैं आपको सारे बताऊँगी और ट्रिक भी बताऊँगी, लेकिन जो ट्रिक है वो हमेशा काम नहीं आती है, तो नियम बहुत ज़रूरी होते हैं और नियमों से भी आजकल परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीट करेंगे इस एक क्लास में हम स्वर संधि, उसके सारे प्रकार, व्यंजन संधि के भी 12-13 नियम है, वो सारे हमको पढ़ना है, और विसर्ग संधि के भी 10 नियम है, वो भी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आमतौर पर होता क्या है, आपको स्वर संधि और उसके प्रकार पढ़ा दिए जाते हैं और व्यंजन विसर्ग संधि नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो एंड तक ज़रूर देखना क्लास को। ठीक है, आपका पूरा संधि जो टॉपिक है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हो उससे पहले ये क्लास देख के चले जाना, तो माइंड में एक बार आपके सारे नियम वगैरह रहेंगे ना, तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि संधि में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो भी नोट्स वगैरह बनाए हैं बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा है, और जो परीक्षाओं में पूछा गया है मैंने सिर्फ वही लिखा है। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले संधि होती क्या है, संधि की डेफिनेशन वगैरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद संधि के प्रकार, स्वर संधि होती है उसके कितने प्रकार होते हैं, नियमों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पहले शब्द के अंत में ये आ रहा है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ये आ रहा है, तो कौन सा नियम है और कौन सी संधि इसमें है। ठीक है, या फिर एक शब्द आपको दे दिया जाएगा, इस शब्द का संधि विच्छेद पूछ लिया जाएगा, या फिर संधि का नाम पूछ लिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर शब्द में कौन सी संधि है, संधि का नाम बताना है। तो ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं संधि की परिभाषा। संधि होती क्या है, तो संधि जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। संधि कौन सी भाषा का शब्द है, जो संधि है वो संस्कृत भाषा का एक शब्द है। किससे मिलकर बना है, सम प्लस धी से मिलकर बना है। यहाँ पर सम का मतलब होता है एक समान रूप से, और धी का मतलब होता है धारण करना या फिर मिलाना। दोनों को अगर मिला दे तो इसका मतलब निकलता है मेल या फिर जोड़। संधि का मतलब क्या होता है, मिलाना, मेल करना या जोड़ करना। संधि मतलब मेल या फिर जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, हम संधि बोलते हैं। दो निकटवर्ती जो वर्ण होते हैं, अब यहाँ पर वर्ण आपको पता होगा क्या होते हैं, अ से अह तक और क से ज्ञ तक जितने भी अनाराम में आते हैं ना, ये सारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। तो दो निकटवर्ती वर्ण जब आपस में मिलते हैं और उनसे जो विकार या कोई परिवर्तन होता है और एक नया शब्द बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर ले, तो भानु प्लस उदय, पहले शब्द के अंत में क्या आ रहा है, उ आ रहा है। ठीक है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आ रहा है, उ आ रहा है। तो उ प्लस उ मिलके क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। क्या विकार उत्पन्न हुआ, बड़ा ऊ बन गया। ये चेंजेस आए हैं और एक नया शब्द बना है, तो यहाँ पर क्या हो गई, संधि हो गई। जब दो निकटवर्ती वर्णों के मिलने से कोई विकार या परिवर्तन होता है तो वहां पर क्या होती है, संधि होती है। ठीक है, संधि की कुछ अन्य परिभाषाएं ये भी पूछी गई है, इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। पास पास स्थित जो पद है उनके समीप विद्यमान वर्णों के मेल से होने वाला जो विकार होता है उसको संधि कहते हैं। ठीक है, शब्दों का थोड़ा हेर फेर कर दिया है, बाकी डेफिनेशन वही है। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, वही जो मैंने बताया, पहले शब्द के अंत में प्लस दूसरे शब्द के प्रारंभ में, इन दोनों वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसको क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसको क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाते हैं, ठीक है, दो शब्द यहाँ पर मिले, कोई विकार उत्पन्न हुआ, उनसे कोई नया शब्द बना, उससे जो चेंजेस हुए उसको क्या बोल रहे हैं, हम संधि बोलते हैं। संधि विच्छेद क्या होता है, तो संधि किए गए जो शब्द है, यहाँ पर हमने दो शब्द थे, ठीक है, निकटवर्ती दोनों वर्णों के मिलने से कोई विकार उत्पन्न हुआ, उनसे कोई नया शब्द बना। अब ये जो नया शब्द बना है इसको वापस अगर हम
फर्दर दोनों शब्दों में तोड़ दे, विच्छेद कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? संधि विच्छेद। संधि किया गया जो शब्द था इसको अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कि विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आलय। ठीक है, विद्या प्लस आलय, दोनों शब्दों को हमने अलग अलग कर दिया, तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने? संधि विच्छेद कर दिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझना ज़रूरी है जो कि परीक्षा में अक्सर पूछ ली जाती है। जैसे कि मान लो आपको कोई शब्द दिया है, ठीक है, और जैसे कि आपको शब्द दिया है राजा राम। राजा राम लिखा है और इसमें पूछा है कि इसमें कौन सी संधि है। ऑप्शन में है स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, और चौथा ऑप्शन दिया है कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? कोई नहीं। जरूरी नहीं होता है कि हर शब्द में संधि हो ही। ठीक है, संधि की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई? संधि का मतलब होता है दो निकटवर्ती वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है। जब दो निकटवर्ती वर्ण मिल रहे हैं और कोई विकार ही उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वहां पर संधि नहीं होगी, वहां पर क्या होगा? संयोग होगा। जहां पर दो वर्णों के मेल से कोई विकार नहीं होता है, ठीक है, कोई भी विकार, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वहां पर संधि नहीं होती है, वहां पर क्या होता है? संयोग होता है। जैसे कि राजा राम, इसका हम विच्छेद करेंगे तो राजा प्लस राम। ठीक है, तो राजा प्लस राम मिलके क्या बन रहा है? राजा राम। यहाँ पे कोई परिवर्तन आ रहा है क्या? कोई विकार उत्पन्न हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर संधि नहीं है, क्या है? संयोग है। जैसे कि राम प्लस देव, क्या बन रहा है? रामदेव। तो यहाँ पर कोई भी विकार, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर संयोग है, संधि नहीं है। अब संधि हमने देख ली क्या होती है, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह। अब संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 संधि के प्रकार होते हैं। ठीक है, स्वर संधि क्या होती है डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देती हूँ। जब दो स्वर वर्ण मिलते हैं, पहले शब्द के अंत में भी स्वर हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर हो, ठीक है, तो दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार होता है वहां पर स्वर संधि होती है। ये भी 5 प्रकार की होती है, अभी देखेंगे सारे नियम। व्यंजन संधि, पहले शब्द के अंत में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में दोनों साइड व्यंजन हो, या तो दोनों में से किसी एक साइड स्वर या किसी एक साइड व्यंजन हो, एक ना एक व्यंजन होना चाहिए। पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में व्यंजन हो, पहले शब्द के अंत में स्वर हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में व्यंजन हो, पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर हो, कहीं ना कहीं एक जगह व्यंजन आना चाहिए, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि, पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो, वहां पर विसर्ग संधि होती है। अब एक एक करके इसको डिटेल में देखते हैं। स्वर संधि क्या होती है? दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार होता है, ठीक है, स्वर नहीं है यहाँ पर, स्वर है, ठीक है, PIG से आपको याद नहीं करना है अभी। स्वर, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार होता है, ठीक है, दो स्वर वर्ण मिलते हैं, उनसे जो चेंजेस आते हैं वहां पर स्वर संधि होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, जन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एक शब्द दे दिया जाता है और ऑप्शन में ये सारे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कौन सी संधि है। अभी सारे नियम देखेंगे और ट्रिक भी देखेंगे। सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? जब दो समान स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं और उनसे जो विकार होता है वहां पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे कि पहले शब्द के अंत में अ, आ, ई, उ और ऊ हो, ठीक है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी यहाँ पर अ या आ होना चाहिए, इधर दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई या ई होना चाहिए, इधर दूसरे शब्द के प्रारंभ में ऊ या ऊ होना चाहिए। तो इनके मिलने से जो विकार होता है, ठीक है, और विकार क्या होगा यहाँ पर? परिवर्तन क्या आएगा? तो बड़ी मात्रा आएगी। जो नया शब्द बनेगा उसमें अ आ मिल रहे हैं तो आ आएगा, ई मिल रहे हैं तो ई बड़ा ई आएगा, और ऊ मिल रहे हैं तो बड़ा ऊ आएगा। ठीक है, तो वहां पर दीर्घ संधि होती है।
एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हिम प्लस आलय, पहले शब्द के अंत में अ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ है, समान स्वर वर्ण मिल रहे हैं और आ मिलके क्या बन रहा है, आ, हिमालय। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। कवि प्लस इंद्र, पहले शब्द के अंत में ई आ रहा है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी ई आ रहा है, तो ई और ई मिलके क्या बन रहा है, बड़ा ई, तो कविंद्र, बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। गिरी प्लस ईश, पहले शब्द के अंत में ई है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी ई है, समान स्वर वर्ण मिल रहे हैं, विकार क्या हो रहा है, बड़ा ई बन रहा है, तो बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, गिरीश। ठीक है, अब ऊ और ऊ मिलके क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। भानु प्लस उदय, सेम स्वर वर्ण है, इधर भी ऊ है उधर भी ऊ है, तो भानुदय। सु प्लस उक्ति, पहले शब्द के अंत में ऊ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी ऊ है, तो क्या बन रहा है, बड़ा ऊ, सुक्ति। ठीक है, तो समान स्वर वर्ण मिलते हैं, वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। नेक्स्ट है गुण स्वर संधि। यहाँ पर एक ट्रिक भी याद कर लो, जिस भी शब्द में आपको बड़ी मात्रा दिख रही है, ठीक है, आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ठीक है, वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। बड़ी मात्रा आ की, ई की और ऊ की, वहां पर दीर्घ संधि होती है। नेक्स्ट है गुण संधि। ठीक है, गुण संधि में क्या होता है कि पहले शब्द के अंत में तो अ या आ होना चाहिए, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई, ऊ या फिर री। पहले शब्द के प्रारंभ में अ या आ हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई, ऊ, री कुछ भी हो सकता है, तो इनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है वहां पर गुण संधि होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं। अब यहाँ पर अ और ई मिलके क्या विकार उत्पन्न होता है, तो ए बनता है। अ और ऊ मिलके क्या विकार उत्पन्न होता है, तो ओ बनता है। और अ और री मिलके क्या विकार उत्पन्न होता है, तो अर बनता है। ठीक है, ये विकार होते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। देव प्लस इंद्र, पहले शब्द के अंत में अ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई है, तो नया शब्द में क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, देवेंद्र। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। नर प्लस ईश, पहले शब्द के अंत में अ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई है, तो क्या बन गया, नरेश। अ प्लस ई मिलके ए बन गया। ठीक है, अब ज्ञान प्लस उपदेश, पहले शब्द के अंत में अ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ऊ है, तो क्या बन जाएगा, ओ, विकार उत्पन्न होगा, तो ज्ञानोपदेश। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। ठीक है, तो जहां पर भी पहले शब्द के अंत में अ या आ हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई, ऊ, री हो, तो वहां पर गुण संधि होती है। ठीक है, देव प्लस ऋषि, देवर्षि। महा प्लस ऋषि, महर्षि, क्योंकि आ और री मिलके क्या बन रहा था, अर बन रहा था। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो एक चोटी वाली जो मात्रा होती है वहां पर गुण संधि होती है। जिस भी शब्द में आपको एक चोटी की मात्रा दिख जाए, जैसे कि एक चोटी है यहाँ पर, ठीक है, ए की और ओ की मात्रा, वहां पर गुण संधि होती है। तो ट्रिक से भी पहचान सकते हो या फिर नियम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है वृद्धि स्वर संधि। इसमें क्या होता है कि पहले शब्द के अंत में तो अ या आ होना चाहिए, प्लस दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए या फिर ओ, औ। पहले शब्द के अंत में अ या आ हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए, ऐ, ओ, औ हो, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। ठीक है, अब यहाँ पर अ और ए मिलके बड़ा वाला ए बनता है, और अ और ओ मिलके बड़ा वाला ओ बनता है। विकार क्या होता है, बड़ा ए और बड़ा ओ का। नियम देखते हैं। ठीक है, इसमें मात्राओं की वृद्धि होती है। ठीक है, बड़ा ए और बड़ा ओ बन जाता है। एक प्लस एक, पहले शब्द के अंत में अ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए है, तो बड़ा ए बन जाएगा। यहाँ पर दो चोटी की मात्रा होती है, ट्रिक से भी पहचान सकते हो। गुण संधि में एक चोटी की मात्रा, वृद्धि संधि में दो चोटी की मात्रा। ठीक है, ऊपर यहाँ पर ये और यहाँ पर ओ, इस टाइप की मात्रा वाले जो शब्द होते हैं वहां पर वृद्धि स्वर संधि होती है। सदा प्लस एफ, पहले शब्द के अंत में आ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए है, तो क्या बन गया, सदैव, दो मात्रा लग गई। वन प्लस औषधि, पहले शब्द के अंत में अ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ओ है, तो क्या बन गया, औ बन जाएगा, वन औषधि। महा प्लस औच, महोच। ठीक है, अब है यण स्वर संधि। इसमें क्या होता है कि पहले शब्द के अंत में तो
ई, उ और री हो, ठीक है, प्लस दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर होना चाहिए। पहले शब्द के अंत में ई, उ या री हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर होना चाहिए, तो वहां पर यण संधि होती है, ठीक है। और इसमें जो ई होता है उससे कोई दूसरा स्वर मिलेगा तो य बन जाएगा, उ से अगर कोई दूसरा स्वर मिलेगा तो व बन जाएगा, और इस री से कोई दूसरा स्वर मिलेगा तो र बन जाएगा, ठीक है। इसकी पहचान एक ट्रिक मैं आपको बताऊं तो या और व से पहले आधा अक्षर आता है, तो जिस भी शब्द में आपको आधा वर्ण दिखाई दे रहा है, आधा अक्षर आधा वर्ण आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर यण संधि होती है। एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। इति प्लस आदि, पहले शब्द के अंत में क्या है, ई आ रहा है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में अ है, मतलब कोई भी अलग स्वर, कोई भी भिन्न स्वर होना चाहिए, तो क्या बन गया, इत्यादि, ठीक है। ये क्या हो गया, ई प्लस आ मिलके या बन गया, इत्यादि। प्रति प्लस एक, प्रत्येक, ठीक है। अब उ से कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो क्या बनेगा, व बनेगा। सु प्लस आगत, पहले शब्द के अंत में उ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर है तो क्या बन गया, स्वागत। अनु प्लस एषण, अन्वेषण, ठीक है। री और कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो र बनेगा। पितृ प्लस आज्ञा, पहले शब्द के अंत में री है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर है तो क्या बन जाएगा, री प्लस आ मिलके रा बन जाएगा, पित्राज्ञा, रा का साउंड आ रहा है ना, तो इस तरह से, ठीक है। या फिर ट्रिक मैंने आपको बताई थी, कोई भी आधा वर्ण आपको दिख जाए, जैसे कि यहाँ पर त आधा है, यहाँ पर भी आधा त है, ठीक है, यहाँ पर आधा स है, यहाँ पर आधा न है, ठीक है, इस तरह से। तो आधा वर्ण जहाँ पर भी आपको दिख जाए वहां पर यण संधि होती है। बाकी नियम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है अयादि स्वर संधि, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले शब्द के अंत में ए, ओ या औ हो, प्लस दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर हो, तो इनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है वहां पर अयादि स्वर संधि होती है, ठीक है। विकार क्या होगा, इस ए से कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो अय बन जाएगा, इस अय से कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो आय बन जाएगा, ओ से कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो अव बन जाएगा, और औ से कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो आव बन जाएगा। सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। इसमें करना क्या है, आपको कोई भी शब्द आपको दिया हुआ रहेगा, अधिकतम 3 वर्ण का एक शब्द आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। उसको आपको वर्ण विच्छेद करके देखना है। अब वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं कि स्वर को व्यंजन से अलग करना है, जो कि मैंने एक लेक्चर में पढ़ाया है आपको, तो वो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वर्ण विच्छेद करने पर अय, आय, अव या आव, इन चारों में से कुछ भी आ रहा हो तो वहां पर अयादि संधि होती है। अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है नयन, ठीक है। नयन का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर करते हैं न, य, न, ठीक है। ये वर्ण विच्छेद कर दिया, स्वर से व्यंजन को अलग कर दिया, तो बीच में क्या आ रहा है, अय आ रहा है। अय, आय, अव या आव, इन चारों में से कुछ भी आता है तो वहां पर अयादि संधि होती है, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, ए प्लस अ मिलके अय बन जाएगा, ए प्लस अ मिलके आय बन जाएगा। तो अय, आय, अव या आव, इन चारों में से कुछ भी हो वहां पर अयादि संधि होती है, ठीक है। तो ये नियम याद रखना। एग्जाम्पल देख लो, गे प्लस अक गायक, प प्लस अन पवन, ठीक है, प प्लस अक पावक, ठीक है। इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं वो अयादि संधि के एग्जाम्पल है। अब कुछ स्वर संधि के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, 2-4। अब इसके आंसर आपको बताना है, ठीक है। नियम अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको इसके आंसर आ जाएंगे। फिर हम व्यंजन संधि पढ़ना शुरू करते हैं। महर्षि शब्द में कौन सी स्वर संधि है, तो महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस ऋषि। तो पहले शब्द के अंत में आ रहा है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में री आ रहा है। कौन सा नियम था, ये गुण संधि का ये नियम था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सदा प्लस एव, सदैव, इसमें कौन सा संधि नियम लागू हो रहा है,
तो पहले शब्द के अंत में आ है, दूसरे शब्द के अंत में ए है, और क्या बन रहा है, अय बन रहा है। तो आ प्लस ए मिलके अय बन रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। संधि कौन सी है, दो चोटी की मात्रा आ रही है तो वृद्धि संधि है। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इति प्लस आदि। ठीक है, और आधा वर्ण आ रहा है यहाँ पर, कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। अभी लास्ट के चौथा पांचवा आप लोग बताओगे कमेंट्स में। पवन का संधि विच्छेद प प्लस अन होता है, किस संधि का उदाहरण है। ठीक है, आप बताना इसका आंसर, अभी मैंने बताया था। और निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का सही उदाहरण है, नरेंद्र, प्रत्येक, भानुदय, सदैव, इन चारों में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है वो आपको बताना है। बहुत ईजी है, देखो यहाँ पर तो आधा वर्ण दिख रहा है तो यण संधि का हो जाएगा। यहाँ पर एक चोटी की मात्रा है, गुण संधि। ठीक है, दो चोटी की मात्रा, वृद्धि संधि। भानुदय, इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, भानु प्लस उदय, पहले शब्द के अंत में भी उ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी उ है, समान स्वर वर्ण मिलते हैं, वहां पर दीर्घ संधि होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम व्यंजन संधि पढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, तो वहाँ पर मैं बोलूँगी ना तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि स्वर तो पता है आपको, अ से अह तक क्या होते हैं, स्वर होते हैं। वैसे ही जो क से ज्ञ तक के होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ, ये सब क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो अब इसमें जो क वर्ग होता है उसमें 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ ड़। च वर्ग में च छ ज झ इ आते हैं। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म आते हैं। ठीक है, बाकी अंतस्थ 4 वर्ण होते हैं, य र ल व। फिर 4 वर्ण उष्म होते हैं, श श ह स। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे कि क्ष क और श से बनता है, त्र त और र से, ज्ञ ज और इया से, और श्र श और र से। बाकी 2 द्विगुण होते हैं, ड और ड़। इतना याद नहीं रखना है आपको, बस मेन ये 5 याद रखना है, क्योंकि बार बार मैं बाद में बोलूंगी नियमों के दौरान कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो आपको ये पांचों याद होना चाहिए। क वर्ग में कौन कौन से 5 वर्ण हैं, च वर्ग में कौन से 5 वर्ण हैं, ट वर्ग में कौन से 5 वर्ण हैं, त वर्ग में कौन से 5 वर्ण आते हैं, और प वर्ग में कौन से 5 वर्ण आते हैं। क वर्ग का पहला वर्ण क है, दूसरा ख है, तीसरा वर्ण ग है, चौथा ग है, और पांचवा अण है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो अण है, ये इय है, अण, न और म, पांचों ही वर्ग के जो आखिरी के 5वें वर्ण है, इनको क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर। ठीक है, तो बस ये पांचों वर्ग आपको याद रखना है, क च ट त प। कौन से, क च ट त प। अब हम स्टार्ट करते हैं, व्यंजन संधि होती क्या है। ठीक है, तो जब पहले शब्द के अंत में भी व्यंजन हो प्लस दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी व्यंजन हो, तो इनसे जो विकार होता है वहां पर व्यंजन संधि होती है। पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर हो, तो भी व्यंजन संधि। पहले शब्द के अंत में स्वर हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में व्यंजन हो, तो भी व्यंजन संधि। ठीक है, कहीं ना कहीं एक जगह व्यंजन होना चाहिए, या तो दोनों जगह व्यंजन हो, या तो इस साइड व्यंजन हो, या तो इस साइड व्यंजन हो, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। जैसे कि वाक प्लस ईश, यहाँ पर एक क लिखा है और उसके नीचे हलंत लगा हुआ है। हलंत क्या बता रहा है कि हमने इस व्यंजन को स्वर से अलग किया है, तो ये क क्या है, व्यंजन है, इसमें स्वर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, नीचे हलंत का मतलब व्यंजन होता है, तो क्या बन जाएगा, क व्यंजन प्लस ई स्वर मिलके वागीश। ठीक है, और यहाँ पे जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। अभी नियम पढ़ेंगे कि ये त न कैसे बन गया, ये क ग कैसे बन गया, अभी हम नियम पढ़ेंगे। पहला नियम कहता है, जब पहले शब्द के अंत में, जब पहले शब्द के अंत में क, च, ट, त या प हो, ठीक है, प्लस दूसरे शब्द के प्रारंभ में इसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, जैसे कि क वर्ग का तीसरा वर्ण ग है, चौथा वर्ण घ है, इसी तरह से मैंने बोला था याद रखना। तो पहले शब्द के अंत में तो क च ट त प हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में इसी वर्ग का कोई
तीसरा या चौथा वर्ण हो, ठीक है, या फिर कोई स्वर हो, कोई स्वर भी हो सकता है, तो ये क किस में चेंज हो जाएगा, ग में चेंज हो जाएगा। च किस में बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा। ट किस में बदलेगा, ड में बदलेगा। त किस में बदलेगा, द में बदलेगा। और प किस में बदलेगा, ब में बदलेगा। तो ये आपको याद रखना है। पहले शब्द के अंत में क च ट त प हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में उसी वर्ग का कोई तीसरा चौथा वर्ण या कोई स्वर हो, तो क ग में चेंज होता है, च ज में चेंज होता है, ट ड में चेंज होता है, त द में चेंज होता है और प ब में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये नियम याद रखना, नियमों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी एग्जाम्पल तो हम देखते हैं। क के ग में बदलने के नियम, ये जो क है वो ग में बदल रहा है, इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। सभी के इंडिविजुअल अलग अलग एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। दिक् प्लस अंबर, पहले शब्द के अंत में क्या है, क है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर है, तो ये क किस में चेंज हो जाएगा, ग में, दिगंबर। दिक् प्लस गज, पहले शब्द के अंत में क है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तो यहाँ पे तीसरा वर्ण आ रहा है ग, तो ये क किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा। वाक प्लस ईश, पहले शब्द के अंत में क है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर है, ठीक है, तो ये जो क है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग में चेंज हो जाएगा, तो वागीश। ठीक है, अब च के ज में बदलने के नियम, ये क ग में चेंज होने के हमने एग्जाम्पल देख लिया। अब ये जो च है वो ज में चेंज हो रहा है। अच प्लस अंत, पहले शब्द के अंत में च है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर है, तो ये च ज में चेंज हो जाता है, अजंत। अच प्लस आदि, पहले शब्द के अंत में च है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर है, तो ये च ज में चेंज हो जाता है। ट ड में चेंज होता है, तो षट प्लस आनन, पहले शब्द के अंत में ट है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर है, तो ये ट किस में चेंज होगा, ड में चेंज होगा, षडानन। षट प्लस यंत्र, षड्यंत्र। षट प्लस दर्शन, षट दर्शन। ठीक है, षट प्लस विकार, षड विकार। अब जो त होता है वो द में चेंज होता है, कैसे, तत् प्लस उपरांत, पहले शब्द के अंत में त आ रहा है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर है, तो ये त द में चेंज हो गया, तदुपरांत। सदाशय, सत प्लस आशय, तत् प्लस अंतर, तदंतर। जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा। ठीक है, जो प होता है वो ब में चेंज होता है, जैसे कि अप प्लस द, पहले शब्द के अंत में द प है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में द है, तो ये प किस में बदल जाएगा, ब में बदल जाएगा। अप प्लस ज, अब ज, ये प किस में चेंज हो जाएगा, ब में चेंज हो जाएगा। तो ये पहला नियम हो गया, याद रखना, पहले शब्द के अंत में क च ट त प, दूसरे शब्द के प्रारंभ में उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या फिर कोई स्वर हो, तो क किस में चेंज होता है, च किस में चेंज होता है, ये सारे याद रखना। नियम नंबर 2 कहता है कि पहले शब्द के अंत में तो क च ट त प हो, ठीक है, प्लस दूसरे शब्द के प्रारंभ में न या फिर म हो। पहले शब्द के अंत में तो क च ट त प हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या हो, न या म हो, तो ये जो सारे वर्ण है ये किस में बदल जाएंगे, इसी के पंचम अक्षर में बदल जाएंगे। जैसे कि क का पांचवा वर्ण क्या था, अड़ था। च का पांचवा क्या था, इय था। ट का पांचवा क्या था, अण था। त का पांचवा क्या था, न था। और प का क्या था, म था। ठीक है, तो अपने पंचम अक्षर में ये बदल जाएंगे। तो वाक प्लस मय, पहले शब्द के अंत में क्या आ रहा है, क आ रहा है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आ रहा है, म आ रहा है, तो ये क किस में चेंज होगा, अपने पंचम अक्षर में। ठीक है, पंचम अक्षर क्या था, अड़ था, तो वांग्मय। ठीक है, दिक् प्लस मंडल, दिग्मंडल। प्राग प्लस मुख, प्रांगमुख। जो ट होता है वो अपने पंचम अक्षर ण में बदलेगा। षट प्लस मास, पहले शब्द के अंत में ट आ रहा है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में न या म में से कुछ आना चाहिए, तो म आ रहा है, तो ये ट न में बदल जाएगा, षणमास। षट प्लस मूर्ति, क्षण मूर्ति। षणमुख, षट प्लस मुख। जो त होता है वो न में चेंज होगा, पहले शब्द के अंत में त आ रहा है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में न आ रहा है, तो ये जो त है वो न में चेंज हो जाएगा, इसी का पंचम अक्षर में। उन्नति। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। उत प्लस मूलन, उन्मूलन। जो प होता है वो म में चेंज होगा, पहले शब्द के अंत में प आ रहा है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में म आ रहा है, तो ये प म में चेंज हो जाएगा। नियम नंबर 3 कहता है, ठीक है,
पहले शब्द के अंत में तो क्या होना चाहिए, म होना चाहिए, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क से लेकर म तक कोई सा भी वर्ण हो। तो पहले शब्द के अंत में क्या है, म है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क से म तक कोई सा भी वर्ण हो तो म की जगह क्या बन जाएगा, ऊपर ऐसा अनुस्वार बिंदु लग जाएगा, इतना याद रखना बस। ठीक है। सम प्लस कल्प संकल्प, ऊपर बिंदु लग गया। सम प्लस ख्या संख्या। सम प्लस गम, पहले शब्द के अंत में म आ रहा है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क से म तक का कोई वर्ण है। ठीक है, तो ये म क्या किस में चेंज हो गया, अनुस्वार में चेंज हो गया, ऊपर एक बिंदु लग गया, संगम। शम प्लस कर शंकर। ठीक है। सम प्लस चय संचय। किम प्लस चित किंचित। ठीक है। दम प्लस द दंड। सम प्लस तोष संतोष। सम प्लस देह संदेह। तो सभी इसी के उदाहरण हैं, और भी उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर एक और नियम यहाँ पर देखना, पहले शब्द के अंत में जब त हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ग घ ध द ब भ य र व ये हो तो क्या बनता है, जैसे पहले शब्द के अंत में यहाँ पर त है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में यहाँ पर भ है, तो ये त द में चेंज हो जाता है। सद्भावना। जगत प्लस ईश जगदीश। भगवत प्लस भक्ति भगवत भक्ति। तत् प्लस रूप तद्रूप। सत प्लस धर्म सद्धर्म। तो वो त है वो द में चेंज हो जाएगा। नियम नंबर 4 कहता है कि पहले शब्द के अंत में म हो प्लस दूसरे शब्द के प्रारंभ में य र ल व श श स ह ये हो तो वही अनुस्वार लग जाता है, जैसे कि सम प्लस रचना संरचना। सम प्लस लग्न संलग्न। सम प्लस वत संवत। सम प्लस शय संशय। नियम नंबर 5 कहता है जब त का मिलन अगर श से हो तो पहले शब्द के अंत में क्या आ रहा है, त आ रहा है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में श हो तो जो त होता है वो च में चेंज हो जाता है और श जो होता है वो छ में चेंज हो जाता है। ठीक है। या फिर जब त या द के साथ च या छ का मिलन होता है, पहले शब्द के अंत में त या द हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में च या छ हो तो त या द की जगह आधा च बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, उत प्लस चारण, पहले शब्द के अंत में त है, दूसरे शब्द के आरंभ में च है तो ये त क्या बन जाएगा, आधा च बन जाएगा, उच्चारण। शरत प्लस चंद्र शरत चंद्र। उत प्लस छिन्न उच्छिन्न। जब पहले शब्द के अंत में त हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में श हो तो ये जो त है वो च में और श छ में बदल जाता है। उत प्लस श्वास उच्छ्वास। उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट। सत प्लस शास्त्र सत्शास्त्र। नियम नंबर 6 है जब त का मिलन ह से होता है तो त को द और ह को ध में बदल दिया जाता है। जब पहले शब्द के अंत में त हो प्लस दूसरे शब्द के प्रारंभ में ह हो तो ये त द में चेंज हो जाता है और ह किस में चेंज होगा, ध में चेंज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, पहले शब्द के अंत में त है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ह है तो ये त द में चेंज होगा, ये द, और ह किस में चेंज हो गया, ध में चेंज हो गया। उत प्लस हार उद्धार। उत प्लस हरण उद्धरण। तत् प्लस हित तद्वित। इसके साथ ही जब पहले शब्द के अंत में त या द हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ज या झ हो तो त या द की जगह पर ज बन जाता है। जैसे कि सत प्लस जन, पहले शब्द के अंत में त है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ज है तो ये त ज बन जाएगा। तो सत प्लस जन सज्जन। जगत प्लस जीवन जगत जीवन। वृहत प्लस झंकार वृहत झंकार। नियम नंबर 7 कहता है कि अगर स्वर के बाद छ वर्ण आए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। त या द के साथ ट या ठ का मिलन होने पर त या द की जगह ट बन जाता है। जब त या द के साथ ड या ढ का मिलन होता है तो त या द की जगह पर ड बन जाता है। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, तत् प्लस टीका, पहले शब्द के अंत में त आ रहा है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ट आ रहा है तो ये त किस में चेंज हो जाएगा, ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। भवत प्लस डमरू, पहले शब्द के अंत में त आ रहा है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ड आ रहा है तो ये त किस में चेंज हो जाएगा, ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब इसी के साथ पहले शब्द के अंत में कोई स्वर हो, जैसे कि अ आ ई उ ओ, और इसका मिलन होता है छ के साथ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या हो, छ हो
ठीक है, तो स्व प्लस छंद, पहले शब्द के अंत में स्वर है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में छ है, तो ये क्या बन जाएगा, च बन जाएगा, स्वच्छंद। ठीक है, तो इनके बीच में च आ जाता है। आ प्लस छादन, तो आच्छादन। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। तो जब भी स्वर वर्ण के साथ छ वर्ण मिलेगा तो बीच में क्या आ जाएगा, उनके च वर्ण आ जाएगा। नियम नंबर 8 कहता है कि अगर म के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। ये तो मैंने आपको आगे बता ही दिया था। ठीक है, इसके अलावा त या द हो पहले शब्द के अंत में, इसका मिलन जब ल के साथ होता है पहले शब्द के अंत में, तो त या द हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ल हो। ठीक है, तो त या द की जगह पर ल बन जाता है। त या द किस में चेंज हो जाएगा, ल में चेंज हो जाएगा। जैसे कि उत प्लस लास, पहले शब्द के अंत में त है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ल है, तो ये त ल में चेंज हो गया, उल्लास। तत् प्लस लीन, तल्लीन। विद्युत प्लस लेखा, विद्युल लेखा। ठीक है, इसके अलावा पहले शब्द के अंत में म हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में च, क, त, ब, प, क से लेके म तक कुछ भी हो तो अनुस्वार बन जाता है। किम प्लस चित, किंचित। किम प्लस कर, किंकर। सम प्लस कल्प, संकल्प। सम प्लस बंध, संबंध। नियम नंबर 9 कहता है कि म के बाद म आता है तो इसका द्वित्व हो जाता है। जैसे कि एक शब्द अगर मैं लूं सम्मान, तो ये किसका द्वित्व का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर म 2 बार आ रहा है, एक बार आधा और एक बार पूरा, इसको द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले शब्द के अंत में म हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी म हो तो इनका द्वित्व हो जाता है। जैसे कि सम प्लस मति, सम्मति। सम प्लस मान, सम्मान। ठीक है, इस तरह से। और बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, उत प्लस हर उद्धार वाला। 10वां नियम कहता है कि पहले शब्द के अंत में त या द हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में श हो। ठीक है, इस त द का मिलन किससे होता है, श से होता है, तो त या द की जगह पर च हो जाता है और ये श किस में चेंज होगा, छ में चेंज होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, उत प्लस श्वास, पहले शब्द के अंत में त है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में श है, तो ये त च में बदल गया और श छ में बदल गया, तो उच्छ्वास। शरद प्लस शशि, शरद शशि। उत प्लस श्रृंखला, उच्च श्रृंखला। ठीक है, बाकी ये वाले तो मैंने आपको बता ही दिए थे, अनुस्वार वाले तो। नियम नंबर 11 कहता है कि पहले शब्द के अंत में कोई स्वर हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में छ हो तो इनके बीच में च आ जाता है। ठीक है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। इसके अलावा पहले शब्द के अंत में री, र, श हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में न हो तो ये न किस में बदल जाता है, न में बदल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, परि प्लस नाम, पहले शब्द के अंत में र आ रहा है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में न आ रहा है, तो ये न किस में चेंज हो जाएगा, न में, तो परिणाम। प्र प्लस मान, प्रमाण। नियम नंबर 12 है कि पहले शब्द के अंत में अ या आ के अलावा कोई भी स्वर हो, अ या आ नहीं होना चाहिए, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स हो। ठीक है, तो पहले शब्द के अंत में कोई स्वर होना चाहिए अ या आ को छोड़कर, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स हो तो ये स किस में बदल जाता है, श में बदल जाता है, ष षटकोण वाला। वी प्लस सम, पहले शब्द के अंत में क्या है, वी है, ई की मात्रा आ रही है। ठीक है, अ या आ नहीं है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में स है तो ये स श में चेंज हो गया, विषम। अभि प्लस सिक्त, अभिषिक्त। अनु प्लस संग, अनुषंग। और भी एग्जाम्पल्स है, यहाँ पर भी सेम वही है कि पहले शब्द के अंत में ई है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में स है तो ये स श में बदल जाता है, तो अभि प्लस सेक, अभिषेक। नी प्लस सिद्ध, निषिद्ध। वी प्लस सम, विषम। नियम नंबर 13 में यह है कि यदि किसी शब्द में कहीं भी री, र या श हो, कहीं पर भी री हो, र हो या श हो और उसके साथ न का मिलन हो रहा हो, ठीक है, दूसरे शब्द में कहीं पर भी न हो तो ये न किस में चेंज हो जाता है, न में चेंज हो जाता है। जैसे कि राम प्लस अयन, ठीक है, तो रामायण, ये न किस में बदल गया, न में बदल गया। मैंने बोला था कहीं पर भी हो, जरूरी नहीं कि दूसरे शब्द के प्रारंभ में ही होना चाहिए।
अब ये जो एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पहले शब्द के अंत में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी अ आ रहा है, तो समान स्वर वर्ण मिल रहे हैं, तो ये तो दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उसी में आता है ये। लेकिन यहाँ पर जो न में चेंज हुआ है, ये नियम, व्यंजन संधि के नियम की वजह से हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में अगर स्वर संधि नहीं दे तो क्या लगाना है आपको, व्यंजन संधि। लेकिन अगर दीर्घ स्वर संधि एग्जाम्पल में दिया है तो आपको पहले वही टिक करना है। ठीक है, बाकी ये न किसकी वजह से हुआ है, व्यंजन संधि के नियम की वजह से न में चेंज हुआ है। परि प्लस नाम परिणाम, न की जगह क्या हो गया, न हो गया। नार प्लस आयन नारायण, संसद प्लस सदस्य संसद सदस्य, ये द किस में चेंज हो जाता है, त में चेंज हो जाता है। तद प्लस पर तत्पर, सद प्लस कार सत्कार। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन है, इनको देखना। उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। नियम के अनुसार दिक् प्लस अंबर मिलने से कौन सा शब्द बनाएंगे। पहले शब्द के अंत में क है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर है। पहला ही नियम मैंने बताया था, क किस में बदलता है। ठीक है, ये आपको बताना है। सम प्लस सार, पहले शब्द के अंत में म हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी अलग स्वर वगैरह हो सकता है, तो ये म किस में चेंज हो जाता है, ये भी नियम मैंने आपको बताया था, ये भी आपको बताना है कमेंट्स में। उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा, अनुच्छेद शब्द में कौन सा व्यंजन संधि का नियम लगा हुआ है, ये भी आपको बताना है। ये पांचों के आंसर आपको देना है। अभी हमने सारे नियम पढ़े हैं। नेक्स्ट है विसर्ग संधि। ठीक है, जब पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी स्वर या व्यंजन हो सकता है, तो इनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है वहां पर विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि के एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि मनः प्लस अनुकूल, ये विसर्ग था और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर आ रहा है, तो क्या बन गया, मनोनुकूल। ठीक है, नी प्लस अक्षर निरक्षर, नी प्लस पाप निष्पाप। अभी नियम भी देखेंगे इसके सारे। पहला नियम कहता है कि पहले शब्द के अंत में तो हमेशा विसर्ग ही होना चाहिए। इसका मिलन दूसरे शब्द के प्रारंभ में च या छ हो, इसके मिलने से क्या बन जाता है, श बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ठीक है, निह प्लस चय, पहले शब्द के अंत में विसर्ग है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में च है, तो ये क्या विसर्ग क्या बन गया, श बन गया। निह प्लस चय निश्चय। ठीक है, दुह प्लस चरित्र दुष्चरित्र। इसके बाद एक और नियम है कि विसर्ग के पहले अगर अ हो और बाद में भी अ हो, विसर्ग के पहले अ हो और बाद में भी अ हो, तो वर्ग के तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण और यर लव हो, तो ये किस में चेंज हो जाता है, ओ में चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर विसर्ग के पहले अ है मनः में, और यहाँ पर विसर्ग के बाद भी अ है, तो ये किस में, ओ की मात्रा में चेंज हो गया, मनोनुकूल। ठीक है, नी प्लस छल निश्चल, तपह प्लस चर्या तपश्चर्या, तो ये दोनों ही नियम के यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं बहुत सारे। नियम नंबर 2 ये है कि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो, विसर्ग के बाद में कोई स्वर हो, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर यर लव ह हो, तो विसर्ग किस में बदलता है, र में चेंज होता है, और विसर्ग के साथ अगर श मिलता है तो वो श में चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर आपको विसर्ग संधि की ट्रिक बताऊं, तो स श श र और ओ। ठीक है, विसर्ग संधि में क्या होगा, जो विसर्ग होगा संधि होने के बाद में श श स र ओ, इसमें चेंज होगा हमेशा, या तो स में चेंज होगा, या तो श में चेंज होगा, या तो श में चेंज होगा, र में चेंज होगा, या फिर ओ की मात्रा में चेंज होगा। सारे नियम इसमें कंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, इसमें ही है ये। दु प्लस शासन दुशासन। ठीक है, विसर्ग किस में चेंज हुआ है, श में चेंज हुआ है। यशः प्लस शरीर यश शरीर। नी प्लस शुल्क निःशुल्क, निःशुल्क आएगा। नी प्लस आहार निराहार, नी प्लस आशा निराशा, नी प्लस धन निर्धन। ठीक है, तो इन्हीं पांचों में चेंज होता है विसर्ग संधि होने के बाद में। नियम नंबर 3 कहता है कि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो, तो विसर्ग का श हो जाता है। ठीक है, श में ही चेंज हो रहा है विसर्ग। तो नियम है काफी सारे, पर चेंज श स श र और ओ में ही होगा। ठीक है, या फिर विसर्ग के साथ त ठ श का मेल होने पर विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है।
यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। धनु प्लस टंकार धनुष टंकार, चतु प्लस टीका चतुष्टीका, चतु प्लस षष्ठी चतुष्षष्ठी, नी प्लस चल निश्चल, नी प्लस छल निश्चल, दु प्लस शासन दुशासन। नियम नंबर 4 कहता है कि विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग स बन जाता है। ठीक है, विसर्ग किसमें, स में ही बदलेगा। तो वो ट्रिक जो मैंने आपको बताई है बस आप तो याद रखना कि जो भी विसर्ग है वो श, स, श, र या ओ में चेंज होते हैं। नी प्लस कलंक निष्कलंक, दु प्लस कर दुष्कर, आवी प्लस कार आविष्कार। ठीक है, नी प्लस कपट निष्कपट। नियम नंबर 5 कहता है कि विसर्ग से पहले ई या उ हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग किस में बदलेगा, श में बदलेगा। अध प्लस पतन अधपतन, प्रातः प्लस काल प्रातः काल। इसमें ये वाला एग्जाम्पल तो है ही नहीं ना। यदि विसर्ग से पहले वाले वर्ण में अ, आ या स्वर हो तो विसर्ग के बाद क, ख, प, फ हो तो संधि होने पर विसर्ग भी जो का त्यों बना रहेगा। अच्छा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। रज प्लस कर्ण रज कर्ण, तप प्लस पूत तपपूत। कुछ अपवाद भी होते हैं, है ना। अंत प्लस करण अंतःकरण। नियम नंबर 6 है कि विसर्ग से पहले अ या आ हो, बाद में कोई भिन्न व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, ध्यान रहे कि विसर्ग के साथ त या थ के मेल पर विसर्ग के स्थान पर स बन जाएगा। नमः प्लस ते नमस्ते, बहि प्लस थल बहिस्थल, निह प्लस रस नीरस। नियम नंबर 7 है कि विसर्ग के बाद क, ख या प, फ होने पर विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग के साथ स के मेल पर विसर्ग के स्थान पर स बन जाता है। नी प्लस संदेह निस्संदेह है, दु प्लस स्वप्न दुस्वप्न। ठीक है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल के आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। बाकी कोई भी शब्द आपको दे दिया जाएगा। विसर्ग संधि में नियम ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। व्यंजन संधि के नियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैंने कई एग्जामों में देखे भी हैं। विसर्ग संधि के नियम ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बस शब्द दे देंगे आपको और उसमें संधि पूछी जाएगी, क्योंकि एकदम से हमको समझ नहीं आता है। जैसे कि नीरस दे दिया तो हमको समझ नहीं आएगा कि इसमें स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग भी हो सकती है। तो नी प्लस रस इसका बनेगा नीरस, नी प्लस रच नीरज। अतः प्लस एव अतएव, मनः प्लस उच्छेद मनुच्छेद, पयः प्लस आदि पयादि, ततः प्लस एव ततेव। नियम नंबर 10 कहता है सरह प्लस ज सरोज, मतलब ओ की मात्रा में चेंज हो रहा है यहाँ पर, वयोवृद्ध। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया, श स श र या ओ की मात्रा में ये विसर्ग चेंज हो जाते हैं संधि होने के बाद में। इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस। मनोबल का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो अभी तो विसर्ग के बाद हम देख रहे हैं तो हमको एकदम से समझ में आ जाएगा कि विसर्ग वाला आंसर इसका सही होगा। बाकी वहाँ पर मिक्स आएंगे, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, अभी हम भी सारी प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, है ना। तो वहाँ से मैं सारे क्वेश्चंस निकाल के ले आऊँगी और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वहाँ पर देखेंगे कि जो भी हमने नियम पढ़े हैं वो हमसे एक्चुअल में जो प्रश्न पूछा गया है उसमें लगाते बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमसे जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, तो वो सब हम प्रैक्टिस करेंगे। नी प्लस चल मिलकर क्या बनेगा, ये भी आपको कमेंट्स में बताना है। विसर्ग संधि के नियम के अनुसार नमस्ते का संधि विच्छेद अभी मैंने आपको बताया। नी प्लस रोक संधि होने पर ये भी आपको कमेंट्स में बताना है। और विसर्ग संधि का एक अपवाद है, भा प्लस कर मिलके क्या बनेगा, भास्कर। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया, बाकी के सारे जो भी है वो आपको कमेंट्स में आंसर करके बताना है। ठीक है, तो ये हमारा संधि वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको ट्रिक से भी बता दिया है और इसके अलावा हमने सारे नियम भी देखे हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर एक बार और आप रिवाइज कर सकते हो। एग्जाम से पहले एक बार लेक्चर देखकर चले जाना, तो आपका संधि का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद भी हम अब काफ़ी सारे लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ हिंदी ग्रामर के। रस, छंद, अलंकार, समास हो गया है, वर्णमाला, वर्ण विच्छेद, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, काफ़ी सारा मैं पढ़ा चुकी हूँ। आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। जो पिछले वर्षों में कई सारी परीक्षाओं में इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए हैं हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे।
तो हमारी ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अब टॉपिक वाइज में वही सारे क्वेश्चंस लाने वाली हूँ। 200-300 क्वेश्चन की एक-एक टॉपिक से हम प्रैक्टिस करेंगे जो भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है? तो हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसका पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। स्क्रीन पर देखो, हिंदी की प्लेलिस्ट शो हो रही है, वहाँ पर आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।